SVB सिलिकॉन वैली बैंक फट गया। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट्स नीचे आ गई। उसके अगले दिन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट और क्रिप्टोज बहुत ऊपर चले गए। और क्या ये सब देखने के बाद पाकिस्तान के बैंक्स को देखने का आपका तरीका या जाविया फर्क होना चाहिए? ये सारी बात करेंगे आज हम। और आखिर में एक अनाउंसमेंट, सो प्लीज स्टिक अराउंड। तो शुरू करें। एसवीबी को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट। बैंक्स काम करते हैं इसेंशियली दो तरीकों से, डिपॉजिट लेना और उसको आगे या तो इन्वेस्टमेंट कर देना या फिर लेंड कर देना, यानी उधार दे देना। अब अगर डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं एवरी ईयर, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट बुक और लेंडिंग बुक दोनों बढ़ रही होगी। और इसी तरह अगर डिपॉजिट घट रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बुक और लेंडिंग बुक दोनों नीचे आ रही होगी। हमने पाकिस्तान में अदर देन अ फ्यू बैंक्स कभी भी डिपॉजिट को घटते हुए नहीं देखा है, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है। और ये जब हुआ तो क्या हुआ, एक बैंक फट गया। सो लेट्स टॉक अबाउट इट बट इन अ सेकेंड। ये समझा देना यहां पे बहुत जरूरी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है या लेंडिंग होती है उसका का सारा ताल्लुक बैंक से होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट की और आपने नुकसान कर दिया तो ये बैंक का नुकसान है, ये नुकसान डिपॉजिटर्स को ट्रांसफर नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने किसी को उधार दिया और वो कंपनी बंद हो गई तो नुकसान बैंक का है, डिपॉजिट होल्डर्स का नहीं है। डिपॉजिट होल्डर्स विल नीड देयर मनी बैक और आपने जो उनको रिटर्न प्रॉमिस किया है वो भी आपको देना पड़ेगा। यानी सेविंग अकाउंट्स के अंदर लेट्स से MDR माइनस XYZ वगैरह वगैरह। इसको नहीं पता है, मैं उसको बता दूं, सिलिकॉन वैली बैंक प्राइमरीली उसके जो डिपॉजिट होल्डर्स थे वो कंपनीज और इंडिविजुअल्स थी जो कि स्टार्टअप्स में काम करती थी। यानी कि जब कोविड टाइम के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्टअप बूम था तो फंडिंग भी बहुत ज्यादा मिल रही थी, सैलरी ग्रोथ भी बहुत हो रही थी, हायरिंग भी बहुत हो रही थी, तो दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ डिपॉजिट्स। यानी कि 2020 के अंदर जहां 25 अरब डॉलर का डिपॉजिट साइज था वो बढ़ के एक वक्त में 200 अरब डॉलर भी हो गया था। यहां पे स्टोरी को रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी साइड पे एसवीबी इन्वेस्टमेंट कर रहा था गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर। गवर्नमेंट पेपर्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, बट ये बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा था लॉन्ग टर्म पेपर्स के अंदर। और लॉन्ग टर्म पेपर्स के अंदर नुकसान और फायदा क्या होता है ये जरा देर में मैं आपको समझाता हूं। लेंडिंग बुक यानी उधार देने वाली बुक कोई बहुत बड़ी नहीं थी और ये हमने अपने कोर्स में भी पढ़ा है और बाकी जगह भी हम सुनते हैं कि यूजुअली टेक कंपनीज के अंदर उधार ज्यादा नहीं होता है। यानी कि आपने नहीं देखा होगा कि एप्पल की किताब के अंदर उधार हो। एप्पल इज एसेंशियली अ कैश रिच कंपनी। सेम गोज फॉर गूगल और या सेम गोज फॉर एनी अदर सास कंपनी। दे डोंट वर्क ऑन उधार, क्योंकि जब इक्विटी इतनी सस्ती आपको मिल रही है फंडिंग में तो उधार लेने की क्या जरूरत है। सो उधार वॉज नॉट द प्रॉब्लम, बट दिस इज कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट जब हमने बैंक्स को बर्स्ट होते हुए देखा है। हमने हिस्टोरिकली बैंक्स को बर्स्ट होते हुए कैसे देखा है, जब उनकी उधार बुक खराब हो जाती है। आपको 2008 का क्राइसिस याद है? 2008 का क्राइसिस शुरू कैसे हुआ था? I'm talking rock bottom FICO scores, no income verification, adjustable rates, dog shit. वो सब बात के लेयर्स थे कि इन्होंने इनसे पैसे लिए हुए थे, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बुक बनाई हुई थी और वो जाके फट गई। दैट्स ऑल आफ्टर दैट। उधार फटा कहां से था, जब मोर्टगेज लोगों ने पैसे देना बंद कर दिए। हो ये रहा था कि $1 लाख की प्रॉपर्टी अगले साल $2 लाख की हो जाती थी। लोगों को वेल्थ इफेक्ट नजर आता था, उसके अगेंस्ट लोग और मोर्टगेज ले लेते थे। तो हुआ क्या, इसेंशियली जहां पे मोर्टगेज की पेमेंट मिलना बंद हुई वहां पे द पूरा साइकिल क्रम्बल्ड। बट एसवीबी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई बहुत गलत उधार था और ना कोई करप्शन या ऐसी चीज। हुआ ये कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो इन्वेस्टमेंट से उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया। और यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क या मार्क टू मार्केट रिस्क क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, किसी भी मुल्क के अंदर हो सकता है, बट ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के हालात में समझना। ना सिर्फ यूएस के अंदर बल्कि एनी अदर कंट्री जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, एनी अदर कंट्री। होता कुछ यूं है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज आप अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार पे देते हैं। अब आपको बैंक वाला कहता है कि अगर ये 1000 रुपए मेरे पास रखवाते हैं तो मैं आपको 5% रिटर्न दूंगा साल एंड पे, यानी एक साल बाद आपको 105 रुपए मिल जाएंगे। आप कहते हैं नहीं, मैं अपने दोस्त की हेल्प कर देता हूं, वो भी 5% दे रहा है, आप भी 5% दे रहे हैं, सो इसेंशियली एक हेल्प ही हो जाएगी। आपने कर दिया। व्हाट इफ कल को ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के 10% हो जाता है? अगर ये 10% हो जाता है तो आपको नुकसान हो गया है। नुकसान उस 105 रुपए में जो आपको एंड में मिलने हैं उसमें नहीं हुआ है, आपको नफे में नुकसान हुआ है। अगर आप कल अपने दोस्त को देते तो वो 10% के हिसाब से देते, बट चूंकि आपने आज दिया है तो 5 रुपए का आपको नुकसान हो गया है। अब आपको मार्क टू मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं है,
बट जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दे हैव टू डू मार्क टू मार्केट एवरी डे. सो मार्क टू मार्केट निकलता है अगर आपने रेट लॉक कर दिया है और उसके बाद प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ यहां पे. एसवीबी का 70% जितना पेपर गवर्नमेंट पेपर्स में था. इसेंशियली दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बट गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर इन्होंने 4 या 5 साल वाले पेपर पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था. यानी कि 4 या 5 साल के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया था. इसका मतलब क्या कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे और चूंकि ये बैंक है तो उसको मार्क टू मार्क लॉस होगा. और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. 70% किताब के ऊपर 16-17 अरब डॉलर का मार्क टू मार्केट लॉस हुआ. इसकी इक्विटी कितनी थी? 15 अरब की या 14 अरब की. यानी कि 1-1.5 साल के अंदर जब से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं, 1 साल के अंदर इस बैंक की पूरी किताब खत्म हो गई. यानी इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया कि 1 साल के अंदर जितना बैंक का कैपिटल था उतना उसको नुकसान हो गया. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बुरा आइडिया हो. अगर डिपॉजिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो ये बुरा आइडिया ना हो. एग्जाम्पल, जहां 2020 के अंदर 20 या 25 अरब डॉलर का डिपॉजिट था वो बढ़ के 200 अरब डॉलर हो गया था. व्हाट इफ द बैंक वाज थिंकिंग कि 1 साल के अंदर लेट्स से ये 300 अरब हो जाएगा और अगला जो 100 अरब आएगा मैं शॉर्ट टर्म पेपर के लिए यूज करूंगा. बट यहां पे आता है कैटेगरी ऑफ डिपॉजिटर. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैंक होते हैं या आपको एक स्पेसिफिक जगह से पैसे मिल रहे होते हैं तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत बड़ा बन जाता है. पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आईटी सेक्टर को डॉलर की वजह से पैसे मिलना शुरू हो गए तो उनके डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टील कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो अपना डिपॉजिट अपने बैंक से निकाल लेंगे. क्योंकि 2 बड़ी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है. आई एम अज्यूमिंग 50-50%. पाकिस्तान में तो 50 भी नहीं होता है, 5, 10, 15% के आसपास चलता है. यानी 6 बड़ी इंडस्ट्रीज को आपने डिपॉजिट दिया हुआ और इंडिविजुअल्स, रिटेल्स इसके ओवर एंड अबव. बट यहां हुआ मसला स्टार्टअप का सबसे बड़ा. एज सुन एज अमेरिका में डिस्काउंट रेट बढ़ना शुरू हुए, इस बैंक के इसेंशियली डिपॉजिट्स घटना शुरू हो गए. जहां 210-212 अरब डॉलर के डिपॉजिट होते थे वो घट के 170 अरब के डिपॉजिट्स हो गए. इसका मतलब क्या? एक तरफ इनको प्रेशर था कि लोग पैसे निकाल रहे हैं बैंक से, दूसरी तरफ जो चीजें इस पैसे के अगेंस्ट उन्होंने ली हुई थी उसको लॉक किया हुआ था फॉर 3, 4, 5 ईयर्स. यानी कि जैसे ही लोगों ने एक साथ पैसे मांगना शुरू किए, इनको अपनी ये इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचनी पड़ी. इतने लॉस में बेचनी पड़ी कि पूरी इक्विटी किताब ही खत्म हो गई. एंड दैट इज ऑल दैट हैपेंड इन एसवीबी बैंक. ऑफ कोर्स ये बचा जा सकता था और ऑफ कोर्स ये हैंकी पैंकी वाला कोई फटना नहीं था. यानी कि आपने किसी गलत ग्रुप को डेट दे के नहीं फट गए, आपका बैंक रिस्क मैनेजमेंट की वजह से फटा. बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट ब्लेम देम बिकॉज नोबडी न्यू के इंटरेस्ट रेट यूएस में इस तरह से बढ़ेंगे, इतनी तेजी से बढ़ेंगे. बट दिस वाज अबाउट एसवीबी. जैसे ये हुआ उसके अगले दिन यूएसडीसी, आपने नाम सुना होगा, एक क्रिप्टो कॉइन है जिसको स्टेबल कॉइन कहते हैं. अब अगर आपको स्टेबल कॉइन के बारे में नहीं पता है तो एक लाइन में आपको बताता चलूं, ये वो कॉइन होता है जो यूएस करेंसी को ट्रैक करता है. यानी कि $1 एक टोकन के मुकाबले में पैरिटी पे चलेगा. बट ये रेशियो अचानक से टूट के हो गया 0.84, 0.83 सून आफ्टर दिस हैपेंड. व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज इस यूएसडीसी का जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, इसके पैसे पड़े हुए थे सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर. तो एज सून एज दिस हैपेंड और लोगों को ये रियलाइज हुआ कि $2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट तो इंश्योर्ड नहीं है और ये पैसा ज्यादा पड़ा था, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये पैरिटी टूट जाएगी. ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं और अभी जो बेल आउट सुनने को मिल रहा है वो ये सुनने को मिल रहा है कि सारे पैसे वापस मिल जाएंगे. बट एज सून एज दिस हैपेंड, क्रिप्टो करेंसी का एक पैग फॉर अ शॉर्ट टर्म टूट गया. बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है, हाई डिस्काउंट रेट के ऊपर हो सकता है कोई और भी आपको न्यूज सुनने को मिले. अभी 2 बैंक फटे हैं, हो सकता है और बैंक भी फट जाएं और ये अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे. बट अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और आपने स्टेबल कॉइन लिया हुआ है और ऑफ कोर्स स्टेबल कॉइन हैज टू हैव अ बैंक अकाउंट और उनमें से कोई एक बैंक फट जाता है तो आपको स्टेबल करेंसी की पैरिटी टूटते हुए नजर आ सकती है. तीसरी चीज, ऐसा क्या हो गया भाई कि अचानक से यूएस की मार्केट्स तेजी में आ गई. यानी कि एक बैंक फटता है, जो कि हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में याद था कि जब बैंक्स फटना शुरू हुए थे तो मार्केट्स डोलड्रम में चली गई थी. यहां एक बैंक फटता है और मार्केट्स ऊपर आ जाती हैं. व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद मार्केट्स?
एक्चुअली नथिंग इज रॉन्ग विद द मार्केट। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। बैकग्राउंड क्या है? आपको पता है कि फेड इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसा नहीं था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्फ्लेशन बाद में आया था, इधर इन्फ्लेशन पहले से है और फेड कंटिन्यूसली डिस्काउंट रेट बढ़ाता जा रहा है। सो मार्केट को क्या लगा कि अगर एक दो बैंक फट गए हैं तो फेड सोचना शुरू करेगा कि अगर मैं डिस्काउंट रेट को इस तरह बढ़ाता चला जाऊंगा तो शायद बाकी बैंक्स भी फटना शुरू हो जाएं। तो मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया कि शायद फेड इस बार इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, और इसी वजह से सारे स्टॉक्स ऊपर, सारी रिस्की एसेट क्लासेस ऊपर, यानी क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, एवरीवन वेंट अप। क्यों? क्योंकि शायद फेड रोक दे। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है दैट इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक मार्केट का रिटर्न कंपीट विद ईच अदर। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो सारा का सारा मेजर पैसा स्टॉक मार्केट से निकल के फिक्स्ड इनकम या मनी मार्केट में चला जाएगा। और इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुकेंगे या इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाएंगे, सारा पैसा निकल के वापस स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाएगा। ऑल्दो मेरा ओपिनियन इज वेरी क्लियर अबाउट इट। ये इंटरेस्ट रेट जो फेड बढ़ा रहा है ये इस तरह से नहीं रुकेंगे। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई रीड अ फ्यू आर्टिकल्स। एक 15 से 20 मिनट का बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि मैं पिन कमेंट में लगा दूंगा। अगर किसी का ये इंटरेस्ट है पढ़ने में कि फेड किस तरह से सोच रहा है तो ये आर्टिकल इज एब्सोल्यूट जेम। थोड़ा सा बड़ा है बट इंटरेस्टेड लोगों के लिए इट्स वेल वर्थ इट। एंड द लास्ट पॉइंट, क्या कोई लेसन्स हैं पाकिस्तान के लिए? तो लेसन्स तो भाई हर चीज में होते हैं। समझने की ये जरूरत है कि क्या आपका बैंक जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं रिस्क मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि आपको देखने की ये ज़रूरत है कि हाई डिस्काउंट रेट के ऊपर कहीं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल एज अ होमवर्क यू कैन लुक एट इट कि कौन सा बैंक कितने % के ऊपर इन्वेस्टेड है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर केस सेंसिटिव या इंडस्ट्री सेंसिटिव बैंक्स नहीं है। कमर्शियल बैंक्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 6, 8, 10 कैटेगरी से डिपॉजिट आ रहे हो, तो अगर एक जगह पे डिपॉजिट आना रुक गया या उनको कैश क्रंच आ गया है तो दूसरी जगह से डिपॉजिट आ रहा होगा। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो M2 भी ज्यादा होगा, यानी मनी प्रिंटिंग ज्यादा होगी तो डिपॉजिट ग्रोथ भी ज्यादा होगा। पाकिस्तान में एज सच राइट नाउ इट डजंट लुक लाइक सो कि कुछ ऐसा हो सकता है, बट व्हाट इज द हार्म इन लुकिंग एट इट? सो अगर आप बैंक के इन्वेस्टर हैं तो ये जरूर देख लें कि इन्वेस्टमेंट किताब के अंदर कितना फिक्स्ड में पड़ा है और कितना फ्लोटिंग में पड़ा है। अगर फ्लोटिंग में पड़ा है दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, अगर फिक्स्ड में पड़ा है तो लॉसेज आ सकते हैं। बट यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। बट अगर छोटे पैमाने पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आप इनकम फंड्स में इन्वेस्टेड हैं या किसी ऐसे फंड में या ऐसे FD में इन्वेस्टेड हैं जिसका रेट फिक्स्ड है, तो वहां पे आपको मार्क टू मार्केट लॉसेस आ सकते हैं। मार्क टू मार्केट नहीं समझ में आया है तो एक चैप्टर बना हुआ है इसी वीडियो के अंदर, वो समझ लीजिएगा जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको। बट बढ़ते डिस्काउंट रेट के ऊपर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। घटते डिस्काउंट रेट के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपको प्रॉफिट दे के जा सकती है। सो ये थी टोटल वीडियो जहां पे हमने बात की SVB पे, उसके बाद हमने बात की क्रिप्टो करेंसी पे, उसके बाद हमने बात की फेड पे, इंटरेस्ट रेट्स पे, उसके बाद हमने बात की पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए क्या कोई लेसन है या नहीं है। बट अब है अनाउंसमेंट का टाइम। हमने अपना न्यूज़ लेटर फिर से शुरू कर दिया है। वी कॉल इट इन्वेस्ट लेटर। इन्वेस्ट लेटर के अंदर हम लोग साइकोलॉजी पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले BIPL का एक टेंडर नोटिस आया था। वो क्या है, उससे क्या होना है, टेंडर नोटिस का क्या मकसद था, ये एक्सप्लेन करने के लिए न्यूज़ लेटर। इसी तरह क्या आपको अपनी FD तोड़वा देनी चाहिए, ये भी एक न्यूज़ लेटर बना। इसी तरह क्या एक इंस्टीट्यूशन अगर बाइंग कर रहा है बाजार के अंदर तो क्या आपको उसके पीछे बेट करनी चाहिए, दैट इज अनदर टॉपिक दैट वी विल डिस्कस। अब हमारी बाजार के अंदर सेविंग अकाउंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिक्स्ड अकाउंट से। इस जैसे कुछ टॉपिक हम इन्वेस्ट लेटर में डिस्कस करते हैं। हर वीक एक इन्वेस्ट लेटर निकलता है एंड दिस इज ऑल फ्री। बट 2 शर्तें हैं। अगर आपका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज डोंट सब्सक्राइब टू। अगर आपका ओपन रेट 50% से कम होगा तो आपका ईमेल एड्रेस हम ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे। यानी कि अगर आपने 2 ईमेल में से एक ईमेल हमारी नहीं खोली है, द ईमेल एड्रेस विल बी डिलीटेड। वी वॉन्ट टू कीप सेंडिंग दीज ईमेल्स टू दोज जिनको वैल्यू नजर आती। सो अगर आप एक रीडर हैं और आपको लगता है कि दिस माइट ऐड वैल्यू टू यू, और अगर आपके पास टाइम है हर वीक की न्यूज लेटर पढ़ने का, तो पिन कमेंट में सब्सक्राइब पेज के नाम से एक लिंक होगा। गो देयर एंड सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वील बी बैक विद सम अदर इंटरेस्टिंग कंटेंट सून। थैंक यू।